हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 की पिछले एक साल में हमारी इकोनॉमी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। चैप्टर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है डेफिनेटली जाके एक बार अच्छे से देखिए। काफ़ी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। आने वाले चैप्टर्स आपके लिए ईजी रहेंगे थोड़े, कि आप उसे अच्छे से वहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की फिस्कल डेवलपमेंट्स। किस प्रकार से सरकार का जो पैसा है वो खर्च किया गया, क्या यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। तो स्टार्टिंग के जो कुछ पैराग्राफ्स रहते हैं जो इटैलिक्स में आपको यहाँ पर मेंशन किए होते हैं, एक बेसिक सी समरी होती है हर एक चैप्टर की। तो वही बात रखी गई है कि पेंडेमिक आया जिसकी वजह से काफ़ी डिसरप्शंस हुई, सरकार द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए। सबसे पहले बात की गई कि सेफ्टी नेट्स क्रिएट करने हैं ताकि जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, सोसाइटी या स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन्हें यहाँ पर हम कह सकते हैं सेफ किया जा सके, उन्हें इस पूरे पैंडमिक से थोड़ा बचाया जा सके, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं। उसके अलावा आपके स्टिमुलस पैकेजेस इंट्रोड्यूस करने की बात की गई ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसे यहाँ पर रिकवर किया जा सके। और ये आपके सेकेंड हाफ ऑफ द जो आपका पिछला हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर था 2020-2021, उसके बाद ही शुरू किया गया था। अब इसमें जो ईज ऑफ मूवमेंट था, हेल्थ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थी, कैपिटल स्पेंडिंग थी, उसमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी आई है आपके थर्ड क्वार्टर ऑफ द 2020-2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था। और इसी के ही चलते जो आपके स्टिमुलस मेजर्स हैं जितने अनाउंस किए गए थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, उसमें आपकी लिक्विडिटी एनहांसमेंट की बात की गई। ज़्यादा पैसा आपका वहाँ पर डाला जा सके, मार्केट में डाला जा सके। बैंक्स जितने भी इस तरीके के आपके इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें कहा गया कि आपके जो एमएसएमई सेक्टर हैं उन्हें थोड़ा पैसा प्रोवाइड किया जा सके, लोन्स दिए जा सकें ताकि वो अपने बिजनेस को वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग की बात की गई, जैसे पीएलआई जो आपकी स्कीम है उसके चलते आपके काफ़ी सेक्टर्स वहाँ पर इंक्लूड किए गए ताकि उनका भी वहाँ पर हम कह सकते हैं डेवलपमेंट हो सके। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो आपका ओवर द टाइम पीरियड यहाँ पर देखा जाता है अप्रैल टू नवंबर 2021, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की पिछले साल के सेम टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ वहाँ पर आई। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की सरकार ने किस तरीके से यहाँ पर आमदनी की है तो उसमें वहाँ पर देखा गया। आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफर किया सरकार को, उससे भी काफ़ी सहायता मिली है। ठीक है जी, फिर उसका जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो बेसिकली इस पर्टिकुलर पीरियड में आपका जनरेट किया गया, वहाँ पर रेवेन्यू जो जनरेट किया है सरकार ने, तो उसमें भी आपकी 50% की बढ़ोतरी देखी गई है ईयर ऑन ईयर टर्म्स में। फिर आपकी न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी एंड एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात की। प्राइवेटाइजेशन हुई एयर इंडिया की, और ज़्यादा जो पूरी प्राइवेटाइजेशन ड्राइव चल रही है, नेशनल मोनेटाइजेशन आपका जो प्लान यहाँ पर स्थापित किया गया ताकि पीपीपी मॉडल के थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स को ऑलरेडी जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पर इन्वॉल्व किया जा सके ताकि वो वहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा लगाएं, जो ऑलरेडी पैसा लगा चुकी है सरकार, और जो वो एसेट्स हैं वहाँ से पैसे जनरेट कर सकें। ठीक है जी, अब स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रहा है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और जो आपका अगला बजट आया है 2022-2023 का, जो कि आ चुका है, जिसका डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत जोर डाला गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स वहां पर रखे गए हैं। अमृतकाल को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बूस्ट करने की बात की है, हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने की बात की गई है, रोड सिस्टम को, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसे इंप्रूव करने की बात की गई है। ठीक है जी, तो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी। और साथ के साथ जितने भी आपके सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनमें भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रो हुआ है। 13.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जब आपकी देखी जाए अप्रैल से नवंबर 2021 की। फिर वहीं फिजिकल डेफिसिट जो आपका बजटेड है इन द करंट ईयर, वो आपका काफ़ी रियलिस्टिक था, क्योंकि इसमें आपके सेवरल ऑफ बजट आइटम्स भी इंक्लूड किए गए बजट एलोकेशन में, जैसे कि फूड सब्सिडी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एफसीआई, कि एफसीआई का यहाँ पर लोन बढ़ता जा रहा था। एनएसएसएफ से जो वो लोन ले रहे थे एफसीआई आगे सब्सिडी पर बहुत सस्ती चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था, अब उनको तो वहाँ पर घाटा हो ही रहा था, तो एनएसएसएफ से वो लोन लेके उस घाटे को पूरे करने की कोशिश कर रहे थे। अब उस लोन को सरकार ने कोशिश की है कि उस पूरे लोन को कवर किया जा सके, तो वो चीज़ें भी आपकी इंक्लूड की गई थी। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू है जो हम आगे आने वाले आपके सभी कंपोनेंट्स में यहाँ पढ़ेंगे। तो इस बेसिक से ओवरव्यू में आपके बेसिक फैक्ट्स तो कवर हो जाएंगे, बट किस तरीके से थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में सरकार हमारी इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है फिजिकल डेवलपमेंट्स के क्षेत्र में, तो उसके लिए हमें आगे आने वाली चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो बेसिकली पेंडेमिक आया, जैसे कि हमने आपको बात की कि उसमें बेसिक जितने भी हमारे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे उन्हें यहाँ पर सेफ्टी कुशंस प्रोवाइड किए गए, साथ के साथ एक रिजिलियंट रिकवरी भी एनेबल करने की बात की। अब ये आपका कब शुरू हुआ, जब आपकी फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फिजिकल पैरामीटर्स इन द करंट ईयर्स आपके वहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस हुआ
ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन द सेंट्रल स्टेट एंड जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो ये जो आपका चैप्टर है इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर काम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी इन द आफ्टर मैथ ऑफ द पेंडेमिक आउटब्रेक। कि पेंडेमिक आ गया, फर्स्ट वेव आ गई, काफ़ी हद तक अभी हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे इस तरीके की पेंडेमिक वेव के लिए, बहुत डिसरप्शंस हुई, सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्च किया ताकि इन सभी चीज़ों को ओवरकम किया जा सके, जिसमें सरकार का खर्चा भी बहुत हो, डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब किस तरीके से यहाँ पर सरकार ने परफॉर्म किया, क्या पॉलिसी अप्रोचेज यहाँ पर फॉलो की। कि पहली बात एजाइल अप्रोच के बारे में यहाँ पर बात की, एजाइल फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में जब नई से नई चीज़ें आपकी वहाँ पर इवॉल्व हो रही है, नई से नई कंडीशंस वहाँ पर सामने आ रही है, नए से नए वेरिएंट वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं म्यूटेट होके, तो हमारे पास बहुत ही कम समय में हमें इमीडिएट एक्शन वहाँ पर लेने की ज़रूरत है ताकि वो रैपिड भी रहें और जो चेंज आ रहा है उसे भी वो रिस्पॉन्ड कर सकें। तो वो आपका एजाइल पॉलिसी रिस्पॉन्स में बेसिकली सरकार ने यहाँ पर अडॉप्ट करते हुए जितने भी मेजर्स लिए हैं वो इसी मद्देनज़र को रखते हुए लिए हैं। कि बेसिकली जब इनिशियल फेज था, जो आपका जो फिजिकल पॉलिसी थी, तो बेसिकली वहाँ पर सेफ्टी नेट्स के ऊपर ही काम करने पर काम किया उन्होंने कि जो हमारे पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उन्हें ही जो आने वाले वर्स्ट केस आउटकम्स हैं उनसे उन्हें बचाया जा सके। तो इसमें आपकी काफ़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स थे वल्नरेबल सेक्शंस को, इमरजेंसी क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस के बारे में बात की गई, और फिर जो आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सब्सिडी आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बात की गई। उसके चलते काफ़ी हद तक आपका जो फूड ग्रेन्स थे वो प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, 3-3 मंथ्स का आपको स्टॉक वहाँ पर दिया गया। ठीक है जी, तो उसने आपके अराउंड 80 करोड़ बेनिफिशरीज को यहाँ पर टारगेट किया है। फिर यहाँ पर बात रखेगी बेजियन अपडेटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में कि बेजियन जो एक मेथड है जो कि यूज़ करती है बेस थ्योरम के ऊपर जो बेस है, जिसमें 3 पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। पहला है आपका, थोड़ा हम यहाँ समझ लेते हैं, पहला है आपका लाइक्लीहुड कि किस तरीके से क्या चांसेस हैं किसी भी इवेंट के वहाँ पर होने के, क्या उस तरीके के रेपरकशन उसकी वजह से हो सकते हैं, क्या हमारे पास डेटा अवेलेबल है और क्या हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करते हुए बेस थ्योरम का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए आपका वहाँ पर फाइनल डेटा तैयार किया गया है, जो कि एक रियल टाइम असेसमेंट, एक रियल टाइम हमें वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है किस तरीके से आपकी इकॉनमी वहाँ पर रन कर रही है। तो इसके ही चलते बेजियन अपडेटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन के ही चलते इस पूरी सिचुएशन को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जब आपके सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड किए गए उसके बाद आपके बूस्टिंग की गई इन्वेस्टमेंट में। ठीक है जी, PLI जैसे कि आपको बात की हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जिसमें ज़्यादा आपके वहाँ पर सेक्टर्स कवर करने की कोशिश की गई। अब जैसे कि फर्स्ट वेव आई थी तो उस दौरान मूवमेंट थे, रिस्ट्रिक्शंस पर कंटेनमेंट जोन वहाँ पर तैयार कर दिए थे, कलर कोडिंग वहाँ पर शुरू हो गई थी। कॉन्ट्रैक्टर्स जिस तरीके से उनके पास काम वहाँ पर अवेलेबल था, पब्लिक सेक्टर का ही क्यों ना हो कि रोड्स वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने हैं, उसे वहाँ पर पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है जी, वर्कर्स उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो जो हमारा क्वार्टरली कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी रेस्ट्रेन्ड रहा इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ 2020-2021। बट जिस तरीके से वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ईजी हुई, जैसे जैसे हम कह सकते हैं मूवमेंट थोड़ी और बढ़ने लग पड़ी, पेंडेमिक का असर थोड़ा बहुत कम होने लग पड़ा, वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होगी, तो वैसे वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी वहाँ पर आपका एक हमने इंक्रीज देखा। जैसे कि आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं क्या ट्रेंड्स है हमारे क्वार्टरली कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि जब आपका लॉकडाउन लगा तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका गिरावट देखी गई। फिर जब आपका फर्स्ट वेव खत्म हुई तो उसके बाद एकदम से सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काम करना शुरू कर दिया कि हमारे लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए हमें हमारे जो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं, रोड्स हैं, उन्हें इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, हेल्थ केयर में पैसा डालने की बहुत ज़रूरत है ताकि इस प्रकार की जो वेव्स जब आगे इन फर्दर फ्यूचर आएंगी तो हम उसके लिए पहले प्रिपेयर्ड रहें। और उसके बाद एक सस्टेन्ड कैपिटल स्पेंडिंग की ओर सरकार चल रही है और वही जो नया बजट आया है उसमें भी यही बात रखी गई है कि जो हमारा केपैक्स है उसे वहाँ पर बढ़ाने की बात रखी गई है। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बजट किया था फॉर 34.5% ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर 2020-2021 के जो बजट एस्टिमेट्स वहाँ पर तैयार किए जाते हैं, जिसमें कि रेलवेज, रोड्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट, पावर, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, इन सभी पर यहाँ पर फोकस रखा गया था और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत यहाँ पर इस पर काम करने की बात रखी गई थी। फिर जो आपका बजट 2021-2022 है, उन्होंने लॉन्च की थी PLI स्कीम्स आपके 13 सेक्टर्स के लिए। एक नया आउटले यहाँ पर तैयार किया गया था 1.97 लाख करोड़ का, जो कि आने वाले 5 सालों पर इन सभी सेक्टर्स से पे काम करेगा, इनकी प्रोडक्शन को और
बढ़ाने पर काम करेगा। उसके अलावा आपका इम्फेसिस किया गया लिक्विडिटी एनहांसिंग पर, इन्वेस्टमेंट जो हमने बात की पहले भी कि जितने भी इस तरीके के इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग मेजर्स वहाँ पर लिए गए ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। अब इसमें काफ़ी एक हम कह सकते हैं मिक्स रहा है कि थोड़ा समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो आपका मार्च 2020 था, जब पहला लॉकडाउन आपका शुरुआत ही हुई थी उस दौरान, ठीक है जी, तो उस दौरान क्या था कि फूड और लाइवलीहुड जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वहाँ पर एस्टैब्लिश हो गए थे हमारे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वहाँ पर किस तरीके से आपकी जो अनाउंसमेंट्स की गई कौन कौन से सेक्टर ओरिएंटेड थी। कि मार्च में सबसे पहले इंश्योर करने की बात की गई थी कि जितने भी हमारे वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी हैं उन्हें हमें फूड और लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है। उसके अलावा जब मई जून में आगे बढ़ते गए तो उस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर आपकी थोड़ी अनाउंसमेंट्स की गई, डिमांड बूस्टिंग पर अनाउंसमेंट्स की गई, लिक्विडिटी सपोर्ट फर्म्स को प्रोवाइड करने पे काम किया गया, अदर लिक्विडिटी मेजर्स वहाँ पर लिए गए। अक्टूबर में बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया गया, इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने पर काम किया गया, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर बात की गई, कंजम्पशन बूस्टिंग पर काम किया गया, कंजम्पशन भी वहाँ पर बढ़े, उस तरीके की डिमांड भी वहाँ पर क्रिएट हो सके। फिर नवंबर में बढ़ते हुए कि एग्रीकल्चर पर भी आपके इस तरीके के स्टेप्स लिए गए, हाउसिंग सेक्टर पर भी लिए गए, इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग पर और ज़्यादा काम किया गया, लिक्विडिटी मेजर्स पर भी काम किया गया, लाइवलीहुड पर भी। और वहीं अगर हम जून टू दिसंबर 2021 का आपका ये पीरियड देखें तो वहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव सा हम यहाँ पर हमारे पास एक डेटा आता है कि लिक्विडिटी एनहांसमेंट की जितने भी हमारे इस तरीके के एमएसएमई सेक्टर्स उन तक पैसा पहुँच सके, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें कि जितना उन्हें नुकसान हुआ है पेंडेमिक की वजह से उससे वो ओवरकम कर सकें, अपने बिजनेस को वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। बूस्टिंग एक्सपोर्ट, उसके चलते काफ़ी मेजर्स लिए जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। हेल्थ सेक्टर पर बहुत इंपॉर्टेंट जो था कि हम उस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारा हेल्थ सेक्टर उतना एडवांस नहीं था जैसे कि हमने बाकी इकोनॉमीज़ में देखा है। हालांकि जो आपकी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ भी हैं वहाँ पर भी पेंडेमिक ने बहुत वर्स इम्पैक्ट दिया है, बट स्टिल कंसिडरिंग इंडिया के पार्ट से कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर हेल्थ पर भी काम करना था। फूड की लाइवलीहुड डिसरप्ट हो चुका है, इनकम जनरेट नहीं हो पा रही, ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंचाना है, अन्न पहुंचाना है, तो उसके लिए फूड पर भी काम किया गया और एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी इस पर काम किया गया। ठीक है जी। अब ये एक यहाँ पर आपको स्टिमुलस अनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग 2021-2022 बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ आपको मेंशन कर दी गई है कि क्या क्या स्टिमुलस पैकेजेस यहाँ पर कोविड-19 रिलीफ के लिए अनाउंस किए गए। जून 2021 से रिलेटेड हम यहाँ पर देख लें कि लोन गारंटी स्कीम की बात की गई जितने भी आपको कोविड-19 से अफेक्टेड सेक्टर से, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में बात की गई। ठीक है जी, कि बेसिकली जो आपके एमएसएमई सेक्टर हैं पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग जैसी जो एक्टिविटीज़ के साथ इंक्लूडेड हैं उन्हें यहाँ पर आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की जा सके। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पर बात की गई कि आपका पैकेज उसके लिए भी वहाँ पर अनाउंस किया गया, जिसके चलते जितने भी आपके इस तरीके के एमएसएमई सेक्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर आपका पैसा थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया जा सके, जहाँ पर वो पैसा जो रहेगा सरकारी द्वारा बैक्ड रहेगा। ठीक है जी। फिर वहीं आपके उसके अलावा अगर हम बात करें डीएपी और जो आपके पीए के फर्टिलाइजर्स रहते हैं, फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर्स हैं, डीएपी आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं उसके लिए एडिशनल सब्सिडी यहाँ पर अनाउंस की गई। फिर जो आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी उसके चलते जो आपका प्रधानमंत्री उसका कंपोनेंट है गरीब कल्याण अन्न योजना की 3 महीने का राशन वहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की, उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया गया। फिर नई स्कीम्स जो आपकी पब्लिक हेल्थ के लिए लागू की गई उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया गया। तो ये बेसिक्स आइडिया आपको क्या दे रहा है कि कौन कौन सी स्कीम्स पर सरकार ने यहाँ पर पैसा खर्च किया है। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि इन स्कीम से रिलेटेड जो आपके स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं, क्या स्कीम है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, क्या क्या इसमें आपके फंडिंग पैटर्न्स रखे गए हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर सेट किए गए हैं हर एक स्कीम के, इन्हें अपने नोट्स में कंपाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से वहां पर आने वाले प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जा सकता है। फिर वहीं बात करें आपका नेरामैक के बारे में, रिवाइवल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली ये भी आपका किस चीज़ पर काम करेगा कि जितने भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो कि वहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तैयार किए जा रहे हैं उनकी डेवलपमेंट की जा सके, उनकी मार्केटिंग की जा सके। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क क्या है, बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन सी मिनिस्ट्री का है इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन का। ठीक है जी, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसे मेंशन कीजिएगा। फिर वहीं बात करें कि जो आपका NEIA है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, उस
के चलते आपका बूस्ट करने की बात की गई एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को, कि बेसिकली NEIA क्या करता है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट यहाँ पर क्या करता है कि ये आपका इंश्योर करता है कि क्रेडिट रिस्क आपका कवर अवेलेबल रहे उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। अब जनरली इस तरीके के जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो ECGS के अंडर कवर नहीं रहते कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से, ठीक है जी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा आपका मैकेनिज्म यहाँ पर काम करता है। फिर एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर को और ज़्यादा बूस्ट करने की बात की भारत नेट की। अब जब वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, सरकार को रियलाइज़ हुआ कि हमारे भी तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि घर से ही काम कर रहे हैं। एजुकेशन जो सबसे बड़ा सेक्टर था कि जितने भी टीचर्स थे, जितने भी सरकारी टीचर्स थे, घर से ही कोशिश कर रहे थे कि बच्चों की क्लास वहाँ पर अटेंड की जा सके। अब उसके लिए इंटरनेट की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, तो उसके लिए आपका भारत नेट का जो ऑलरेडी एक हमारा एक प्लान चल रहा है सरकार का कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ तक ब्रॉडबैंड पहुँचाना है, तो उस पर आपका काम किया गया PPP मॉडल के थ्रू, ठीक है जी। फिर उसी के ही चलते जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है उसमें आपका यहाँ पर रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम पे रिफॉर्म्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। फिर जुलाई 2021 की अगर हम बात करें, फिर आपका इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2 यहाँ पर तैयार किया गया। दिसंबर 2021 में जो आपका गरीब कल्याण अन्न योजना है जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे कि वो एक्सटेंड कर दी गई है 2022 के लिए भी। तो इससे रिलेटेड ये मैं आपको कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बन सकता है, क्योंकि ये स्कीम आपकी थ्रू आउट द टाइम पीरियड जब से आपका पेंडेमिक शुरू हुआ है ये एक्सटेंड ही होती आ रही है, कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से सरकार ने पेंडेमिक के दौरान पैसा खर्च किया है, कौन कौन सी स्कीम्स पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस रखा गया है, किस तरीके से ये इंश्योर किया गया है इकोनॉमिक रिकवरी भी हो और वल्नरेबल जो हमारे सोसाइटी के सेक्शंस हैं उन्हें भी यहाँ पर आपका कुशन प्रोवाइड किया जा सके। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस रही ऑफ द फिजिकल इंडिकेटर्स ड्यूरिंग 2021-2022। तो बेसिकली इसमें हम फिजिकल इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखेंगे, फिजिकल डेफिसिट किस तरीके से रहा, प्राइमरी डेफिसिट किस तरीके से रहा। तो एक बेसिक सी अगर हम बात करें जो फिजिकल डेफिसिट, जो कि बेसिकली हमारा जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है उन्होंने जो एक अपनी वहाँ पर हम कह सकते हैं डेटा रिलीज किया है, उसने ये दिखाया है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द एंड नवंबर 2021 एट स्टूड एट 46.2% of the budget estimates compared to the 135.1% during the same time period in the previous year, और उससे पहले का आपका 114.8% था। अब बजट एस्टिमेट्स में क्या होता है, जब भी आपका बजट रिलीज किया जाता है उस दौरान कुछ एस्टिमेट्स रखे जाते हैं कि इतना फिजिकल डेफिसिट रहेगा। तो वो जो फिजिकल डेफिसिट एट द एंड ऑफ नवंबर 2021 जो वहाँ पर ऑब्जर्व किया गया वो आपका 46.2% था ऑफ दैट फिजिकल डेफिसिट। तो मतलब काफ़ी अच्छा नंबर है ये, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं अज्यूम करूंगा कि आपको फिजिकल डेफिसिट और जो आपके ऐसे टर्म्स है प्राइमरी डेफिसिट इनके बारे में पता होगा, बट स्टिल चलो एक बार कवर कर लेते हैं जब इतना बात कर ही रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट बेसिकली क्या है कि कितना खर्चा किया गया, ठीक है जी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, ये आपका फिजिकल डेफिसिट आ गया। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होगा कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट वहां पर तैयार होगा उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को वहां पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो आपका प्राइमरी डेफिसिट वहां पर आएगा। कि बेसिकली अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट एक तरीके से क्या शो करेगा कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि उन्हें वहां पर अपने जितने भी उन्होंने लोन्स लिए हैं उसकी पेमेंट्स वहां पर करनी है। अब प्राइमरी डेफिसिट जैसे कि यहाँ पर देखा गया कि कम होता जा रहा है, टूवर्ड्स जीरो जाता जा रहा है, तो ये आपका क्या दिखाएगा कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है इकोनॉमी की वो यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है। अब वही चीज़ यहाँ पर भी नोटिस की गई कि 2019, 2020, 2021 ये 3 ईयर्स मोस्टली आपके पूरे इकोनॉमिक सर्वे में इन 3 ईयर्स को यहाँ पर कंपेयर किया गया। क्यों कंपेयर किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये रहा आपका जब हमने पेंडेमिक को एक बार फेस कर लिया उसके बाद का ईयर, ये है आपका जब पेंडेमिक हमें हिट हुआ, और ये है आपका ईयर प्री पेंडेमिक। अब हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस की जा रही हैं, जिस तरीके से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि जितना भी जो हमारा प्री पेंडेमिक लेवल था उससे आगे हम किस तरीके से जाते हैं, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी की रिकवरी किस तरीके से हो रही है। तो ये 3 ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करें, आप कभी भी कंपेयर करें कि पेंडेमिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर आए तो डेफिनेटली 2019 से अभी के करंट स्टेट को डेफिनेटली कंपेयर करें, ताकि आप बता सकें कि प्री पेंडेमिक लेवल को अगर हम वहां पर कंपेयर करें तो किस तरीके से हम वहां पर इंप्रूव कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट के बारे में ही बात करें, 8.1 लाख करोड़ आपका वहां पर खर्चा था,
2020 में डेफिनेटली जब सरकार की खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, सरकार को इतने ज़्यादा अपने वहाँ पर मेजर्स लेने थे, वल्नरेबल सेक्शंस को वहाँ पर प्रोटेक्ट करना था, डेफिनेटली वहाँ पर खर्चा बढ़ना था और वहाँ पर अर्निंग भी नहीं हो रही थी उस तरीके से कि सरकार द्वारा जो वहाँ पर टैक्स कलेक्शंस हैं या जो भी जीएसटी कलेक्शंस हैं, जब बिजनेसेस ही रन नहीं करेंगे तो बिकेगा क्या, बिकेगा नहीं तो जीएसटी किस तरीके से कलेक्ट होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर 2020 में तो बढ़ना ही था, बट लेटर ऑन 2021 अप्रैल नवंबर के टाइम पीरियड के दौरान यहाँ पर आपका ये फिस्कल डेफिसिट नीचे आया है और उसी तरीके से प्राइमरी डेफिसिट भी यहाँ पर नीचे आया है। एंड फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ बजट एस्टीमेट 2019 का अगर हम देखें अप्रैल नवंबर का 114.8% का वहाँ पर रखा गया था कि बजट एस्टीमेट से जो रखा गया उससे ज़्यादा वहाँ पर फिजिकल डेफिसिट आया है। उसके अलावा जब उससे अगले साल की बात करें 2020 की, तो डेफिनेटली वहाँ पर इंक्रीज ही होना था। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड आया 46.2% का। तो ये थोड़ा समझना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहीं पर प्रोविजनल आउटकम देखें 2021-2022 का अप्रैल टू नवंबर का जो यहाँ पर डेटा दे रखा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ पर किस तरीके से रहे हैं, कि सरकार ने किस तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू टैक्सेशन के थ्रू किस तरीके से यहाँ पर पैसा इकट्ठा किया है, स्टेट्स को किस तरीके से पैसा वहाँ पर एलोकेट किया गया है, टैक्स रेवेन्यू नेट टू द सेंटर कितना आपको जीएसटी के थ्रू वहाँ पर पैसा आया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पर भी 2020-21 का आपका टाइम पीरियड लिया गया है, 2021-22 का यहाँ पर टाइम पीरियड लिया गया है। फिर वहाँ पर आपका परसेंटेज चेंज किस तरीके से है ऑफ द रिस्पेक्टिव बजट एस्टीमेट्स, उसके बारे में आपको बताया गया है। फिर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो कि हम 3 सालों की बात कर रहे थे 19-20, 20-21 और 21-22, उसको भी यहाँ पर कंपेयर किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हम बात कर रहे थे आपके फिजिकल डेफिसिट के ही बारे में, कि अगर उसे हम 2022 को 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर के साथ वहाँ पर कंपेयर करें तो फिजिकल डेफिसिट आपका यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, ग्रोथ नहीं देखी गई है। वैसे अगर हम 22 को 21 के साथ कंपेयर करें डेफिनेटली यहाँ पर आपका नेगेटिव में वैल्यू है। तो बेसिक्स आइडिया आपको क्या देगा कि यहाँ पर इकोनॉमी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। ऐसे चार्ट्स को जनरली हम ये देखते हैं कि हो इसमें तो बहुत सारा कंटेंट दे दिया गया है, बहुत सारी टर्म्स यूज़ कर दी गई हैं, ये डेटा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन दी एंड जब आप मेन आंसर राइटिंग करेंगे या कई बार प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है किस तरीके का ट्रेंड वहाँ पर देखा गया, तो बेसिक्स आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। और मेन आंसर राइटिंग में तो ऐसे पॉइंट्स अगर आप कोट कर दें वाह भाई वाह, डेफिनेटली वहाँ पर आपको एडिशनल पॉइंट्स जरूर मिलेंगे। अगले बात करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में। अब हर एक चीज़ को यहाँ पर बारीकी से ऑब्जर्व किया जाएगा, किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, कौन कौन से अलग अलग जो आपके सेगमेंट्स हैं रेवेन्यू कलेक्शन के, उसमें किस तरीके से आपके हर एक सेगमेंट ने परफॉर्म किया ओवर द ईयर्स 19-20-21, वही यहाँ पर रखी है जो कि आपका पूरा आपका फॉलो किया जा रहा है। कह रहे हैं कि बॉइंट रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है एंड एक्सपेंडिचर एलोकेशंस आपके उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर भी वहाँ पर डाइवर्ट किया गया है, कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स काफ़ी हद तक यहाँ पर ग्रो हुई हैं। अगर हम उसे थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करें, ठीक है जी, कि ग्रोथ किस तरीके से हुई आपकी मेजर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर 2021, तो वैसे ही अप्रैल नवंबर 2019 से जो ग्रोथ वहाँ पर विटनेस की गई, ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ जो देखी गई कॉर्पोरेशन टैक्स में, तो वो यहाँ पर आपकी देखी गई है 22.5% की। बट लेटर ऑन पेंडेमिक जब हमारी फर्स्ट वेव स्ट्राइक होगी, सेकंड जो आपका फाइनेंशियल ईयर आया, वहाँ पर जब इकोनॉमिक रिकवरी देखी गई तो वहाँ पर 90.4% की ग्रोथ विटनेस की गई है। वैसे जो आपके टैक्स ऑन इनकम है अदर देन द कॉर्पोरेट टैक्स, तो उसमें आपकी इस तरीके की ग्रोथ यहाँ पर विटनेस की गई सभी में ही। अगर आप देखें एक्सेप्ट फॉर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज की, जो एक्साइज ड्यूटीज वहाँ पर कलेक्ट की गई उसमें यहाँ पर डाउनफॉल थोड़ा देखा गया। और उसके अलावा जितने भी आपके बाकी कस्टम्स हो गया, ग्रॉस जीएसटी टू द सेंटर हो गया, इन सभी में ही यहाँ पर आपकी 2021 का जो अप्रैल नवंबर का पीरियड है उसमें ग्रोथ दिखेगी व्हेन वी कंपेयर इट टू अप्रैल नवंबर 2022 को। ठीक है जी, मेजर डायरेक्ट और जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें किस तरीके से यहाँ पर देखा गया, कितने अमाउंट की कलेक्शन की गई, तो वो भी आपको 3 पीरियड्स में यहाँ पर मेंशन किया गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में किस तरीके से यहाँ पर किया गया है, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन इनकम। तो ये बेसिक सा डेटा आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए। ठीक है जी, वही चीज़ यहाँ पर आपकी हाईलाइट भी की गई जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स हैं। ठीक है जी, जिसमें आपके ये सभी कंपोनेंट्स आते हैं, कस्टम्स हो गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज होगी, ग्रॉस जीएसटी जो सेंटर हो गया, कि इसमें रजिस्टर हुई है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 38.6% इन द फर्स्ट 8 मंथ्स की अप्रैल टू नवंबर 2021 में, जब हम उसे कंपेयर करें पिछले साल के
20 के साथ, ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपका इसमें राइज हुआ है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू रिकवरी इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे जैसे वहाँ पर बढ़ती गई, जो आपकी रिलैक्सेशन बढ़ती गई, डेफिनेटली आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी वहाँ पर आपका वहाँ पर रिकवर होना था, कंजम्पशन डिमांड वहाँ पर आपकी बढ़ी, जिसकी वजह से आपकी कस्टम्स कलेक्शन में भी वहाँ पर राइज विटनेस की गई है, ठीक है जी। वैसे आपका एक्साइज ड्यूटीज में वहाँ पर बताया गया। तो ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं आपको ऑलरेडी ही इस चार्ट से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिर बात करते हैं जीएसटी कलेक्शंस के बारे में कि बेसिकली यहाँ पर जो इम्पैक्ट रहा है सेकेंड वेव का कोविड-19 के दौरान, कि इतना असर नहीं हो पा रहा है कि जिस तरीके से फर्स्ट वेव के दौरान आपका नेशन वाइड लॉकडाउन वहाँ पर लगाया गया था, कि उस दौरान जीएसटी कलेक्शंस में ज़्यादा आपका असर पड़ा था। क्योंकि डेफिनेटली जब वहाँ पर बिल्कुल भी आपकी किसी प्रोडक्ट्स या आपके इस तरीके की कोई भी सर्विसेज वहाँ पर मैन्युफैक्चर ही नहीं की जा रही हैं, उनसे रिलेटेड उनकी सेल ही नहीं हो रही, तो जीएसटी किस तरीके से कलेक्ट होगा। और वहीं पर ही जो आपका जीएसटी कलेक्शंस जो एक यहाँ पर नोटिस किया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज आया है, तो उसमें काफ़ी हद तक कुछ बाकी भी फैक्टर्स इंक्लूडेड थे। कि पहली बात तो कि रिकवरी हो रही थी पोस्ट पैंडेमिक, साथ के साथ जो आपकी नेशन वाइड ड्राइव चल रही थी अगेंस्ट द जीएसटी इवेडर्स, कि आपके फेक बिल्स वहाँ पर जनरेट किए जाते थे, उस तरीके के जीएसटी लोग नहीं भरते थे, तो उसके ऊपर आपकी नेशन वाइड ड्राइव चल रही थी। फिर सिस्टमैटिक चेंजेस लाए गए, ठीक है जी। फिर आपकी जीएसटी काउंसिल ने कुछ मेजर्स वहाँ पर लिए, रेट रेजोल्यूशन मेजर्स वहाँ पर लिए, ताकि जो आपका पूरा जीएसटी स्ट्रक्चर है उसे और ज़्यादा रिफाइन यहाँ पर बनाया जा सके। तो इन सभी आपके पॉइंट्स का, इन सभी आपके जो फैक्टर्स हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके चलते आपकी इस तरीके की जीएसटी कलेक्शंस यहाँ पर विटनेस की गई है। कि फर्स्ट जो आपका नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था उसमें इतना आपका कलेक्शन नहीं हो पाया, उसके बाद जो यहाँ पर राइज देखा गया, और जो आपकी सेकंड कोविड वेव भी आई थी उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना फर्स्ट आपके लॉकडाउन में हुआ था, बट लेटर ऑन भी हमें यहाँ पर अच्छी जीएसटी कलेक्शंस ऑब्जर्व की गई हैं। और वहीं अगर हम देखें राइजिंग ईयर एवरेज ऑफ मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस किस तरीके से यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर एक तरीके से लीनियर ग्राफ ही देखने को मिलेगा। फिर बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस के बारे में कि क्या है इस टर्म का मतलब। पहली बात तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी इंटरेस्ट केंद्रीय सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाता है उन लोन्स पर जो कि स्टेट्स को वो वहाँ पर ऑफर करते हैं, तो एक तो ये आपके इसके अंडर आएंगे। साथ के साथ जिस प्रकार की हम कह सकते हैं फैसिलिटीज़ या फिर जो आपकी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, कोई भी किस तरीके की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं सरकार द्वारा, उस पर भी जो आपका वहाँ पर हम कह सकते हैं जो ड्यूटी वहाँ पर जो टैक्स वहाँ पर लगाया जाता है, तो आपका एक तरीके की इस तरीके की कलेक्शन वहाँ पर की जाती है, ठीक है जी। अब इसमें भी रजिस्टर की गई आपकी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा गया 79.5% का, और बेसिकली ये आपका जो इंक्रीज है इट वाज ड्रिवन बाय द डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, जो कि आपके 1.2 लाख 8 करोड़ के वहाँ पर खटते थे, कि उतना वहाँ पर रखा गया था अगेंस्ट द बजट एस्टिमेट्स की। उसमें जो बजट एस्टिमेट रखा गया था आपके पिछले बजट में वो आपका 1.05 लाख करोड़ का रखा गया था, बट उससे ज़्यादा यहाँ पर आपके इस तरीके के डिविडेंड ऑन प्रॉफिट्स पे यहाँ पर इंक्रीज पाया गया है। और जो की कंपोनेंट था आपके इस तरीके का डिविडेंड और प्रॉफिट्स का ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो क्या था सबसे बड़ा, कि जो अराउंड 1 लाख करोड़ रुपए की 0.99 लाख करोड़ रुपीस का जो सरप्लस ट्रांसफर किया गया आरबीआई द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि बहुत ही एक हम कह सकते हैं अच्छा मूव भी था। अब जनरली इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स रहते हैं कि क्यों आपका ये आरबीआई इस तरीके के पैसे वहाँ पर ट्रांसफर करता है, तो हम ये ऑलरेडी हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है वहाँ पर कवर कर चुके हैं। एक छोटे से 2 लाइनों में अगर बात करनी हो क्या रीजंस थे इस तरीके के यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट सरप्लस जो आरबीआई यहाँ पर अकोमोडेट कर पाए, कि पहली बात कि जो हमारे फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं उसमें इंक्रीज देखा गया, ऑल टाइम हाई वैल्यू यहाँ पर अकोमोडेट की गई है दिसंबर 2021 के हिसाब से, और साथ साथ जो हमारा प्रोविजनिंग अमाउंट है उसमें भी यहाँ पर रिडक्शन देखी गई थी, ठीक है जी। फिर वहीं बात करें नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स के बारे में, कि जिसमें आपकी कौन कौन से जो जितने भी आपके रिकवरी ऑफ लोन्स वहाँ पर हो रही है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को वहाँ पर केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाती हैं, या फिर जो भी डिसइन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है, कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके जितने भी स्टेक्स हैं इस तरीके के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में उसे सेल आउट कर रहे हैं, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ पर इन्वॉल्व हों और उस पूरे आपके इस तरीके के एंटरप्राइजेज को थोड़ा रिवैम्प कर सकें, बूस्ट दे सकें, थोड़ा अच्छे से पैसा कमाने की क्षमता उसमें जागरूक कर सकें, तो उससे जो रिसीट्स वहाँ पर कलेक्ट हो रही हैं वो आपकी नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स के अंदर आती हैं। अब उसी के ही चलते न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी एंड एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी यहाँ पर सरकार द्वारा लागू की गई, ताकि जो आपके ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनकी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जा सके। और जो एयर इंडिया के बारे में हम बात करते हैं कि टाटा द्वारा वो खरीद ली गई है, तो डेफिनेटली जो हमारी प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है जो उस
जो इतना सरकार काम कर रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी को भी यहाँ पर मैदान में बुला रही है कि आइए आप भी हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए ताकि हम देश की इकॉनमी को और ज़्यादा आगे लेके जा सकें। तो बेसिकली उसमें भी एक बहुत अच्छा मूव यहाँ पर लिया गया है। ठीक है जी, तो हालांकि ये जो पूरी बात है, ये जो पूरा आपका डिसइन्वेस्टमेंट का है, बॉक्स 2 जो कि आगे थोड़े समय में ही हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ बात करते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में कि सरकार द्वारा खर्चा किस तरीके से किया गया है। अब डेफिनेटली जब इतना खर्चा किया गया है, इतने सेक्टर्स में यहाँ पर खर्चा किया गया है सरकार द्वारा, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की गई है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पर इम्पैक्ट रहे ऑन द आउटपुट की। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर बढ़ाया गया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर आपका पैसा लगाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई है। तो वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखें सरकार का, वो इंक्रीज हुआ है बाय 8.8% ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2021 एंड इट स्टूड एट 59.6% ऑफ द बजट एस्टिमेट। जो बजट एस्टिमेट वहां पर रखा गया था उसका सिर्फ 59.6% ही वहां पर खर्च किया गया है। हालांकि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपका ग्रो हुआ है यहाँ पर 8.2% से ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड दिस बेसिकली जो नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर आपका 4.6% यहाँ पर बेसिकली ग्रो हुआ है। नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वहां पर अकर हुए सरकार को फंक्शन करने के लिए। ठीक है जी, अब वहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं चार्ट के थ्रू कि किस तरीके से ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स आपका यहाँ पर हुआ है, नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरीके से यहाँ पर ग्रो हुआ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पर किस तरीके से ग्रोथ विटनेस की गई है। कि अगर हम उसे देखें, आपके कंपेयर करें 2020 के डेटा के साथ 2021 को, तो 13.5% की ग्रोथ यहाँ पर विटनेस की गई है। वहीं अगर हम उसे अप्रैल नवंबर 2019 के साथ कंपेयर करें तो 28% की यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ देखी गई है। तो मतलब प्री पेंडेमिक लेवल से भी ज़्यादा यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। ठीक है जी, फिर वहीं बात करें कि फूड सब्सिडी, अब ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक मेजर कॉम्पोनेंट रहा ऑफ द टोटल सब्सिडीज, दैट वॉज एट 2/3 ऑफ इट्स बजट एस्टिमेट। सरकार द्वारा आपकी काफ़ी सब्सिडीज यहाँ पर रखी गई हैं। तो बेसिकली इसमें आपका जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया, फेज़ 3 जिसका चला है, फेज़ 4 फिर आपका जुलाई टू नवंबर वहाँ पर रहा है, फेज़ 5 दिसंबर से एक्सटेंड कर दिया गया 2022 तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स आपके इन जो आपके वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उन्हें प्रोवाइड किए जा सके, एडवांस स्टॉक उन्हें वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पर फूड सब्सिडी पर आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया गया है, अराउंड 2.31 लाख करोड़ आपका टोटल मेजर सब्सिडीज पे है, जिसमें से 1.65 जो आपका 64 लाख करोड़ है वो अप्रैल टू नवंबर 2021 के डेटा के हिसाब से फूड सब्सिडी पे खर्च किया गया। फर्टिलाइजर सब्सिडी और जो आपकी पेट्रोलियम सब्सिडी है उसका भी आपको यहाँ पर मेंशन किया जा चुका है। फिर अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हम तब से बात कर रहे हैं कि बजट में भी यही बात रखी गई है, जो नया बजट यहाँ पर लगाया गया है, कि वो बहुत बड़ी एक हाईलाइट रही है ऑफ द एक्सपेंडिचर पॉलिसी ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर, कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो यहाँ पर ग्रोथ विटनेस की गई है 13.5% की, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और 28% की जो 2019 के उसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि एम्फेसिस कौन से सेक्टर्स पर किस तरीके से किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज पे किया गया है अप्रैल से नवंबर 2021 में, फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ दिस पर्टिकुलर करंट फिस्कल ईयर। फिर रेलवेज पे किया गया है और फिर आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पे किया गया है। फिर वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो वो भी आपको डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। अब ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, तो जितना भी हमने अभी चीज़ें यहाँ पर देखी, तो इससे हमें एक चीज़ तो पता लग रही है कि यहाँ पर एजाइल फिस्कल पॉलिसी अप्रोच यहाँ पर फॉलो की गई है, कि बेसिकली कि जिस तरीके से पेंडेमिक सिचुएशन डे बाय डे इवॉल्व होती जा रही है, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर हम कह सकते हैं इनकाउंटर्स यहाँ पर फेस कर सकते हैं कि हमें नहीं पता आने वाले 3 महीनों में किस प्रकार की सिचुएशन रहेगी पेंडेमिक से रिलेटेड। तो उसमें जो सरकार द्वारा यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन की गई है, एजाइल फिस्कल पॉलिसी की रैपिड अप्रोच फॉलो करनी है, और साथ के साथ कि चेंज से अडेप्टिव रहे, कि जो भी डिसीजन वहाँ पर लिया जाए क्विकली लिया जा सके, ताकि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन्हें हम वहाँ पर केटर कर सकें। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एडिशनल फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस के लिए यहाँ पर काफ़ी वहाँ पर एक रूम बन चुका है कि डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर पर यहाँ पर खर्चा करना बिल्कुल जायज़ है, हेल्थ के ऊपर यहाँ पर खर्चा करना बिल्कुल जायज़ है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसे यहाँ पर डेवलप करना बिल्कुल जायज़ है। ठीक है जी,
अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस, सेंटर, स्टेट एंड जनरल गवर्नमेंट, कि बेसिकली जो हमारे केंद्रीय सरकार के गवर्नमेंट फाइनेंसेस हैं वो यहाँ पर किस तरीके से रहे हैं लॉन्ग टर्म तरीके से। अगर हम बात करें तो दोबारा से वही बात आ गई 2020-2021 की, कि वहाँ पर बजट एस्टिमेट्स रखे गए थे 3.5% के हमारे फिजिकल डेफिसिट के लिए, बट वो आपके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में 9.5% वहाँ पर बताया गया था। लेटर ऑन जब हमारे पास प्रोविजनल एक्चुअल्स आए तो आपको 9.2% ऑफ द जीडीपी वहाँ पर स्टैंड करता है हमारा फिजिकल डेफिसिट। वहीं बजट 2021-2022 में आपका जो फिजिकल डेफिसिट रखा गया है, टारगेट रखा गया है 6.8% का रखा गया ऑफ जीडीपी फॉर 2021-2022। तो बेसिकली ट्रेंड्स इन डेफिसिट अगर हम यहाँ पर हम देख लें, इफेक्टिव जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट रहा है, प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या रहेगा, टर्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जितना टोटल जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट रहता है, कि टोटल आपका वहाँ पर रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, कि शॉर्ट टर्म गोल्स को वहाँ पर अटेन करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, माइनस टोटल रेवेन्यू जो वहाँ पर आपका रिसिप्ट्स के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है जी, ये तो रहता है आपका बेसिक सा जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट रहता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या रहेगा, कि आप इस रेवेन्यू डेफिसिट्स में से उन ग्रांट्स को भी हटा दीजिए दैट आर इन नीड फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, तो वो बेसिकली आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वहां पर रहता है। तो बेसिक सा यहाँ पर ट्रेंड देखा गया है किस तरीके से जो आपका पर्टिकुलर ईयर था 2020-2021 का, उस दौरान आपका ये स्पाइक यहाँ पर विटनेस की गई है, फिर ग्रेजुअली अब आपका ये नीचे आना शुरू हो गया है। अब उसी तरीके से जो आपके लॉन्ग टर्म मेजर फिजिकल इंडिकेटर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और उनकी ग्रोथ रेट्स, वो आपको यहाँ पर बेसिक टेबल से यहाँ पर समझाएगी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी जो थ्रू आउट द ईयर्स किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म हुई है, तो बेसिक्स आपका यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट किया गया है, नेक्स्ट नेट टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से यहाँ पर रहा है। ठीक है जी, फिर आपका जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। क्या रहती हैं इस तरीके की नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, कि जो भी लोन्स वहाँ पर दिए गए हैं उसकी रिकवरी जब वहाँ पर की गई है वो किस तरीके से यहाँ पर रही है। ठीक है जी, फिर आपका पूरा फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तो इन सभी चीज़ों के बारे में थ्रू आउट द ईयर्स किस तरीके से रहा है ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। फिर वहीं ग्रोथ रेट किस तरीके से रही है इन सभी फिजिकल इंडिकेटर्स की, तो वो भी आपको ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ रेट मेंशन कर दी गई है। ठीक है जी, बेसिक्स आइडिया आपको किस तरीके से लगेगा कि 2020-2021 का जो आपके पास डेटा है वहाँ से हम किस तरीके से यहाँ पर इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है जी, फिर रिसीट्स के बारे में बात करें, किस तरीके की ट्रेंड्स यहाँ पर विटनेस किए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स रेवेन्यू के ही बारे में, कि जो हमारा प्रोविजनल एक्चुअल फिगर्स हैं रिलीज्ड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स फॉर 2021-2021, उन्होंने दिखाया कि क्रॉस टैक्स रेवेन्यू आपका ग्रो हुआ है सिर्फ 0.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो वहाँ विटनेस की गई है 2020-2021। हालांकि जो हमारा बजट 2021-2022 का जो वहाँ पर रखा गया है, तो वहाँ पर आपकी 16.7% की ग्रोथ देखी गई है इन द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ 2020-2021। ठीक है जी, तो यही वही चीज़ आपको यहाँ पर बताएगी किस तरीके से जो आपको कंपोजिशन रहा है ऑफ द टैक्सेस, जो कि 2020-2021 जो आप 2021-2022 का बजट जो एस्टिमेट्स वहाँ पर रखे गए हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना रहेगा, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन द कॉर्पोरेशन टैक्स कितना रहेगा, कस्टम्स कितने आपके वहाँ पर अकोमुलेट किए जाएंगे, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज कितनी की जाएगी, जीएसटी कॉम्युलेशन कितनी की जाएगी, तो वो आपको बेसिक सा डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसी के ही चलते एक बात यहाँ पर रखी गई, जो आपके ट्रेंड्स हैं इन द मेजर टैक्सेस इन रिलेशन टू जीडीपी, ठीक, जो कि आपका फिगर 15 में भी यहाँ पर दिखाया गया है, परसेंटेज ऑफ द जीडीपी के हिसाब से यहाँ पर दिखाया गया है, कि क्लियरली ये शो करता है कि जो कलेक्शंस हैं आपकी डायरेक्ट टैक्स रिसीट से, कि वो काफ़ी म्यूटेड हैं, पर्टिकुलरली द कॉर्पोरेट टैक्स सिंस 2019-20। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जब टैक्सेस एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी यहाँ पर देखा गया कि 2019 के बाद से थोड़ा यहाँ पर जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें थोड़ी आपकी कटौती देखी गई है। इसका रीज़न हम क्या कह सकते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट्स की, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम टैक्सेस को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वहाँ पर देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हमें ऑब्जर्व होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स आपका यहाँ पर थोड़ा म्यूट हो चुका है। ठीक है जी, 2019 के बाद से। अब वहीं आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात करें कि बेसिकली इसमें आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, वो सभी इंटरेस्ट रिसीप्ट्स ऑन लोन्स जो कि स्टेट्स को दिए गए हैं, यूनियन टेरिटरीज को वहाँ पर दिए गए हैं, डिविडेंड्स ऑफ प्रॉफिट जो कि आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इंक्लूडिंग सरप्लस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार को ट्रांसफर किया जाता है, एक्सटर्नल ग्रांट्स होंगी, रिसिप्ट्स फॉर द
सर्विसेज होगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सभी आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू में यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बताइए कौन कौन से आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू की कंपोनेंट्स हैं, 4-5 आपको ऑप्शन दी गई हों, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर कोड्स के आधार पर सिलेक्ट करना हो कि कौन सी ऑप्शन आपकी इसमें इंक्लूडेड है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो टेबल 4 में आपको दिखाई गई है, ट्रेंड्स इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, की जो इंटरेस्ट रिसीट्स हैं, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स हैं, एक्सटर्नल ग्रांट्स हैं, बाकी जो आपके इस तरीके के कंपोनेंट्स हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, कि क्या यहाँ पर ट्रेंड विटनेस किया गया है। कि डेफिनेटली जो आपका इंटरेस्ट रिसीप्ट है तो डेफिनेटली वहाँ पर डाउनफॉल तो देखा ही जाएगा, क्योंकि स्टेट्स भी ने भी पैसा खर्च किया है, तो उस तरीके के जितने भी लोन्स हैं जो कि उन्होंने केंद्र सरकार से लिए हैं, उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होनी है वो उस तरीके से नहीं हो पाएंगी। डिविडेंड और प्रॉफिट में यहाँ पर डेफिनेटली इंक्रीज देखा गया है। एक्सटर्नल ग्रांट्स उस तरीके की यहाँ पर नहीं देखी गई हैं, हालांकि जो आपके बाकी कंपोनेंट्स है उसमें इंक्रीज देखा गया, और साथ साथ जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें टोटल ओवरऑल आपका यहाँ पर डेफिनेटली इंक्रीज देखा गया है कि आपका 2 लाख करोड़ से आपका 2.43 करोड़ जो कि 2021-2022 के बजट में इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है जी। फिर वहीं बात करें नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स के बारे में, कि बेसिकली इसमें आपकी क्या आएंगे कि रिकवरी जो आपकी लोन्स की होनी है, एडवांसेस की होनी है, जो कि स्टेट या फिर इस तरीके की यूटीज को वहां पर दिए गए हैं। ठीक है जी, कि उनके जो लोन्स वापस आने हैं तो वो आपके नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में आएंगे, और साथ साथ जितनी भी आपकी डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स होंगी। अब जो हम डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्या यहाँ पर जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, तो काफ़ी डिटेल्ड तरीके से आपको एक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है जिसमें पूरी कहानी बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा दी गई है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली अमेंडमेंट थी तो वहाँ पर आपकी नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट फर्म्स की बात की गई थी, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बन गई थी भारत सरकार की। अब उसी के ही चलते यहाँ पर जितने भी आपके सिटीजन्स के राइट थे टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, जो कि आर्टिकल 19(1) पार्ट जी में वहां पर रखे गए हैं, इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विच द लॉज ऑफ द स्टेट में इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अब इस के एक्ट के चलते यहाँ पर आपकी नेशनलाइजेशन और बेसिकली हम कह सकते हैं ने अलाउ कर दिया फॉर नेशनलाइजेशन और ट्रेडिंग बाय द स्टेट इन एनी बिजनेस। तो वहीं पर ही जो आपका एयर कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1953 का, काफ़ी हद तक जो आपकी इस तरीके की एयरलाइंस थी तो वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट नेशनल एयरलाइंस बन गई। फिर वैसे आपका नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंसेज हुआ 1956 में कि उनकी भी आपके बेसिकली आपके पब्लिक सेक्टर के अंडर वहाँ पर आ गए। फिर जब 1991 के रिफॉर्म्स आए तो वहाँ पर थोड़े बाद बात की गई कि किस तरीके से ट्रांजिशन किया जा सकता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, तो वहाँ से आपकी डिसइन्वेस्टमेंट की टर्म सबसे पहले सामने आई जब 1991 का इंटरिम बजट वहाँ पर सामने आया। तो उसी के ही चलते 1999 में जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पर उसकी क्रिएशन की गई, जो कि एक फुल मिनिस्ट्री बन गई 2001 में। अब उसी से ही रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की गई कि बेसिकली जो हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, जो एक मिशन रखा गया है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया यहाँ पर तैयार करना है, कि पब्लिक सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है उसे रीडिफाइन करना है, जितने बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं और प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर उन्हें इनकरेज करना है कि उनकी पार्टिसिपेशन सभी सेक्टर्स में बढ़ाई जा सके। तो उसी के ही चलते आपका न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी फॉर आत्मनिर्भर भारत मॉडिफाई किया गया 4 फरवरी 2021 को। अब इसमें कुछ बातें रखी गई कि जो आपकी पॉलिसी है इसका इंटेंशन नहीं है कि मिनिमाइज करनी है सरकार की प्रेजेंस, कि इसमें कुछ एक ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो कि हमारे अक्रॉस द इकोनॉमी आपके अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं। तो इसमें जो आपकी नई पॉलिसी यहाँ पर रखेगी, पब्लिक सेक्टर जो आपका कमर्शियल एंटरप्राइजेस रहेगा उसे क्लासीफाई किया गया स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। तो 4 ब्रॉड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आपके यहाँ पर डिलिनेट किए गए बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट मटेरियल्स। तो कौन कौन से हैं? एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, फिर ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इन सेक्टर्स में उस तरीके की डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस नहीं की जाएगी। बाकी जो आपकी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं वहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को पूरा बढ़ावा दिया जाएगा। फिर वहीं से जो आपका एयर इंडिया है उसकी वहाँ पर सेल हुई, जहाँ पर आपके जो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है उनकी जो एक उन सब्सिडरी है उन्होंने यहाँ पर इस पूरी जो आपकी एयर इंडिया है उसकी प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पर अचीव किया है। एक बहुत बड़ा टारगेट जो था, एक बहुत बड़ा एक इशू था एयर इंडिया के, बहुत सारे लॉसेज हो रहे थे थ्रू आउट द ईयर। तो अब देखते हैं किस तरीके से टाटा ने जो अपनी ही एयरलाइन को वापस ली है, किस तरीके से वो उसे रिवैम्प करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर हमारी इकॉनमी में उसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी। फिर बात रखी गई एसेट मोनेटाइजेशन की, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में बात की गई। बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर तैयार करने हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, उनके लिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की वहाँ पर क्रिएशन की जाएगी कि
नॉर्मल बैंक्स क्यों नहीं कर सकते? कि नॉर्मल बैंक्स के पास आम जनता का पैसा यहाँ पर इकट्ठा रहता है। ये जो आपके डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, इसमें क्या रहेगा, आपके जो बाकी ऐसे सरकारी हम कह सकते हैं केंद्रीय सरकार होगी या आपके बैंक्स होंगे, उनके कुछ कुछ फंड्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे जो कि फर्दर आपके इन्वेस्टमेंट में यूज़ किए जाएंगे। फिर आपकी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में हमने बात की कि यहाँ पर लगाया गया कि आपके जितने भी इस तरीके के सेक्टर्स हैं, ठीक है जी, जितने भी हमारे इस तरीके के एसेट्स हैं अक्रॉस रोड्स, रेलवे, शिपिंग, एविएशन, पावर, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस एंड वेयर हाउसिंग सेक्टर्स, कि इन सभी में ही हमारे प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए कि ऑलरेडी जो एसेट्स ऐसे तैयार हो चुके हैं, ठीक है जी, बट वो वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमी होगी, उस तरीके से उसकी अपग्रेडेशन नहीं हो पा रही होगी एसेट की, या उस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इन्फ्यूजन नहीं हो पा रहा होगा। तो वो कैसे होगी? सरकार अब तो और पैसा उस पर्टिकुलर एसेट पे खर्च नहीं कर सकती, तो सरकार क्या चाहती है, प्राइवेट प्लेयर्स आए, उस एसेट को टेक ओवर करें, पीपीपी मॉडल के थ्रू हम उस एसेट पर एक जॉइंट रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ठीक है जी। तो वही बात यहाँ पर रखी भी गई। जितनी भी कोर एसेट्स की मोनेटाइजेशन की जानी है वो नीति आयोग द्वारा की जानी है, और जो इनिशिएटिव है फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स वो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट द्वारा वहाँ पर की जाएगी। फिर उसी के ही चलते जो बजट अनाउंसमेंट हुई थी कि नेशनल लॉ लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की इसकी इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर की जाएगी एज अ 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन एंटिटी विद एन इनिशियल ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 5000 करोड़, ठीक है जी। कि अब देखते हैं किस तरीके से ये जो आपका नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है, कि ताकि जितने भी हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं उन्हें भी हम अच्छे से यहाँ पर मोनेटाइज कर सकें, जितने भी हमारे हम कह सकते हैं जो नॉन कोर एसेट्स हैं उन्हें अच्छे से यहाँ पर मोनेटाइज कर सकें। अब देखना यही होगा कब इसे लागू किया जाएगा, किस तरीके से इसके रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। फिर वहीं बात करें ट्रेंड्स एंड एक्सपेंडिचर के ही बारे में कि किस तरीके से सरकार द्वारा यहाँ पर खर्चा किया गया है। तो बेसिक सी बातें हैं, डिक्लाइन दिखा गया इन द सैलरीज ड्यूरिंग 2020-2021 एंड इट वॉज लार्जली टू फ्रीजिंग ऑफ एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनल अलाउंस, और साथ के साथ डिसरप्शन हुई हायरिंग में। तो उस तरीके से जो जनरली हम एक ट्रेंड देखते हैं कि जो आपकी सैलरीज के ऊपर खर्चा किया जाता है वो बढ़ता ही जाता है अलॉन्ग विद द ईयर्स, की सैलरीज भी देनी है, पेंशंस भी देनी है, साथ साथ नई हायरिंग्स भी की जा रही हैं। तो जनरली ये आपका 2020-2021 वाले ईयर में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डिक्लाइन देखा गया, एंड नियरली 60% जो आपका इंक्रीज था इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर 2020-2021 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, इट वाज ड्यू टू द इंक्रीज इन मेजर सब्सिडीज़, कि वहाँ पर जो आपकी सब्सिडीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही थी वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पर देखा गया था। तो मेजर आइटम जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं कि शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो सब चीज़ें आपके यहाँ पर मैंशनड है, ठीक है जी। मेजर सर्विस सब्सिडीज़ होगी, डिफेंस सर्विसेज होगी, पेंशन होगी, इंटरेस्ट पेमेंट होगी। तो आप सैलरीज वाले में देख सकते हैं यहाँ पर आपका 10% का बेसिकली आपकी जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव में गई है, ठीक है जी। वहीं आगे बढ़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, तो रजिस्टर किया उसने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 26.5%, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एज अ पोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें एस्टिमेशन लगाई जा रही है कि 12.1% से, ये जो आपका 2020-2021 का डेटा था वहाँ से 15.9% की यहाँ पर आपका इंक्रीज देखा जाएगा। अब वही जो आपका शेयर है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का और इन टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द ईयर्स किस तरीके से रहा है, तो आगे जाके जैसे हम बढ़ते जाएं जो आपकी रेड लाइन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पर दिखा रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा आपके लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर और ज़्यादा काम किया जा सके। फिर आती हैं आपकी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की, बेसिकली जैसे कि हम देख सकते हैं जो भी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं जो कि PSUs द्वारा जो आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनके द्वारा वहाँ पर यूज़ की गई हैं, ठीक है जी। कि जैसे कि FCI के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा आपके लोन्स लिए गए थे NSSF द्वारा, कि जो सब्सिडी सरकार द्वारा अनाउंस की गई हैं तो उससे रिलेटेड FCI को वहाँ पर नुकसान हो रहा था, सस्ते में वहाँ पर अपने अनाज को बेच रहे हैं, तो उससे पूरा करने के लिए वो जो आपका NSSF है वहाँ से वो लोन लिया जा रहा था, तो डेफिनेटली वहाँ पर सरकार ने स्टेप अप करके इस लोन को भरपाई करने की बात की थी, ठीक है जी। फिर बात करें ट्रांसफ़र टू द स्टेट्स कि यहाँ पर अब आपकी जो 15th फाइनेंस कमीशन है, जिस पर एक डेडिकेटेड आपका लेक्चर है, यूट्यूब पे जाइए, स्लीपी क्लासेस चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप सर्च कीजिए 15th फाइनेंस कमीशन। अब उससे रिलेटेड यहाँ पर जो चीज़ें
मेंशन की गई है किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा स्टेट्स को, तो आपकी सभी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि ग्रांट जो आपके रिलीज किए जाएंगे स्टेट्स को वो आपके 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर की जाएंगी टू मीट द रेवेन्यू अकाउंट्स का जो गैप है ऑफ द स्टेट्स पोस्ट रेवोल्यूशन। ठीक है जी। अब इसमें जो यहाँ पर लोकल बॉडीज को ग्रांट्स दिए जाएंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो ब्रॉड कैटेगरीज यहाँ पर बताई गई थी। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कैटेगरी 1 की जो सिटीज हैं बेसिकली वो आपकी वो सिटीज हैं जहाँ पर आपके 1 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। कैटेगरी 2 सिटीज जो कौन कि जो मिलियन प्लस सिटीज हैं उनके अलावा जो सिटीज रहेंगी। ठीक है जी। तो इसमें जो यहाँ पर बात रखी गई है कि कमीशन ने रिकमेंड किया है कि सिटीज जो कि आपकी मिलियन प्लस पॉपुलेशन है कि मतलब मिलियन प्लस सिटीज हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उन्हें जो 100% ग्रांट्स दिए जाएंगे वो आपके परफॉर्मेंस लिंक्ड रहेंगे कि जिस तरीके से उन परफॉर्मेंस जिस चीज़ के लिए ग्रांट्स वहाँ पर दिए जा रहे हैं जिस तरीके से वो सिटीज़ वहाँ पर परफॉर्म करेंगी, जो डेटा हमें यहाँ पर आएगा उसी के हिसाब से जो बाकी का ग्रांट रहेगा, जो फर्दर जो हम यहाँ कह सकते हैं पीरियोडिकल जो पेमेंट्स रहेंगी, जो पीरियोडिकल ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा वो उसी हिसाब से किया जाएगा। ठीक है जी। हालांकि जो आपकी बाकी हैं हम कह सकते हैं जो रूरल लोकल बॉडीज हैं उनका जो 60% का जो कमीशन यहाँ पर रिकमेंडेशन रखी है, तो इसमें यहाँ पर दो ब्रॉड कैटेगरीज उन्होंने मेंशन की हैं बेसिक सर्विसेज की, जिसके चलते वहाँ पर सपोर्ट और स्ट्रेंथन और बेसिकली इन दो सर्विसेज का यहाँ पर इंप्रूव किया जाएगा। पहली में क्या क्या बातें रखी गई हैं, सैनिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस की जो स्वच्छ भारत अभियान पे काम चल रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, अटेनमेंट ऑफ स्टार रेटिंग्स जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा वहाँ पर तैयार की गई हैं। फिर आपका ड्रिंकिंग वाटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर रिसाइकलिंग हो गया। ये बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पर आपको बताई गई जो कि 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा यहाँ पर रखी गई हैं। फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड ग्रांट्स भी आपके वहाँ पर दिए गए, डेफिनेटली दिए ही जाने थे क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ा यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स ऊपर के सामने आता है हेल्थ सेक्टर की। इस पर जितना खर्चा किया जाए उतना ही बेहतर रहेगा हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए। फिर वहीं आपके डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स दिए गए थे। तो आपके लिए एक होमवर्क है यहाँ पर, आप बताइए जो 15th फाइनेंस कमीशन था किस तरीके से ये 14th फाइनेंस कमीशन से अलग था, कि क्या क्या नई चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पर मेंशन की गई थी, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है जी। तो वही जैसे कि हमने यहाँ पर देखा किस तरीके से ग्रांट्स आपके एलोकेशन की गई थी 2020-2022 के लिए, 2020-2021 के लिए और फिर 21-22 के लिए। तो यहाँ पर जो आपका ग्रांट्स इशू किए गए थे हेल्थ सेक्टर में, तो यहाँ पर थोड़ी कटौती देखी गई है कि पहले आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया जा चुका था। डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट में जो यूनियन का शेयर था वो डेफिनेटली आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही रहा है। बट जो पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है कि जो राज्य सरकारों द्वारा खर्चा किया गया कोरोना पेंडेमिक के दौरान, तो डेफिनेटली उनको भी यहाँ पर सहायता प्रोवाइड करनी है कि जो डेवोल्यूशन की स्कीम 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी उसके चलते यहाँ पर जो ग्रांट्स दिए गए थे उसमें यहाँ पर इंक्रीज देखा गया है। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के बारे में कि कितना उधार चल रहा है, तो बेसिकली जैसे कि हमने बात की जो कोविड-19 पेंडेमिक वही कहानी अभी तक चलती आ रही है कि जिस तरीके की डिस्ट्रप्शन वहाँ पर सामने आई, तो सरकार को यहाँ पर जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए बाकी जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन रहे, रिस्क मिटिगेशन रहे, मार्केट डेवलपमेंट हो सके, तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा खर्चा यहाँ पर किया गया। इन्हीं मेजर्स के चलते जो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन डेटेड सिक्योरिटीज था ड्यूरिंग 2020-2021 वो आपका 17 ईयर लो पे पहुंच गया 15.79%, जो कि आपको यहाँ पर ग्राफ के तरीके से भी बताया गया है। ठीक है जी। फिर वहीं जो आपकी पब्लिक डेट था दैट अकाउंटेड फॉर 89.9% ऑफ द टोटल लाइबिलिटीज, तो उसमें आपकी जो पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज थी जिसमें आपका नेशनल स्मॉल सेविंग फंड था, स्टेट प्रोविडेंट फंड से, रिजर्व फंड से, डिपॉजिट से और जो बाकी अकाउंट थे वो आपका 10.01% यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है कि क्या डेट पोजीशन है सरकार की, केंद्रीय सरकार की कितनी उधारी यहाँ पर चल रही है, पब्लिक डेट किस तरीके का है, इंटरनल डेट जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कौन सी जो कि इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या कौन सी हो सकती हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं ओवर द टॉप जो काउंटर पे ही आपको जाके मिलेंगी या बहुत ही लिमिटेड चैनल्स है जिनके थ्रू आप उनका ट्रेड और सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। एक्सटर्नल डेट किस तरीके का यहाँ पर मेंशन किया गया है, पब्लिक अकाउंट जो आपकी अदर लाइबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर कितनी है, जो टोटल लाइबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर अभी हम बात करें जो कि 2020-2021 के प्रोविजनल एस्टिमेट्स के हिसाब से देखें तो वो आपका खर्चा है 117.04 लाख करोड़ के अराउंड। ठीक है जी। तो यही चीज़
अगर हम उसे प्रिडिक्ट करें या हम उसे प्रोजेक्ट करें सेंटर के डेट टू जीडीपी रेशो में, तो वहाँ पर भी आपका एक शार्प राइज यहाँ पर देखा गया 59.3 का, जो कि ओवर द ईयर्स काफ़ी एक स्टेबल तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा था। बट अब देखते हैं आगे जो पॉलिसी मेजर्स लिए जा रहे हैं क्या ये नीचे आता नहीं। हालांकि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारी सरकार है, वो यही कह रही है कि डेफिनेटली यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर एक और चीज़ सामने आई कि जो प्रपोर्शन है ऑफ द डेटेड सिक्योरिटीज जो कि मैच्योर करती हैं लेस देन 5 ईयर्स, तो उसमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखा गया है कुछ सालों में। कि जो यहाँ पर मैच्योरिटी प्रोफाइल अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग डेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, कि जिन सिक्योरिटीज़ का 20 साल से ज़्यादा का यहाँ पर मैच्योरिटी टाइम है, अब वो सिक्योरिटीज आपकी ज़्यादा है मार्केट में रेदर देन दोस, या हम कह सकते हैं अगर हम उसे ही कंपेयर करें 2012-2013 के साथ, तो उस दौरान इतनी नहीं थी। अब यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो टोटल परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं उसमें 19.2% ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जिनका 20 साल से ज़्यादा यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड दिया गया है। अब ये जो डेटा है इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी था ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज जो कि भारत सरकार द्वारा इशू की जाती थी, वो इंक्रीज हो गया है 9.7 ईयर्स से 11.31 ईयर्स एट द एंड ऑफ मार्च 2021। कि अब यहाँ पर रोल ओवर रिस्क की जो एक रिस्क रहता है कि जब आपकी इस तरीके की जो भी डेट्स ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती हैं जो कि एक तरीके के डेट बॉन्ड्स ही रहते हैं, कि ये जब आपके मैच्योरिटी पीरियड की तरफ बढ़ जाएंगे, जब मैच्योर हो जाएंगे, तो दोबारा से आपका रीफाइनेंसिंग ना करनी पड़े इस तरीके के डेट बॉन्ड्स की, तो वो रोल ओवर रिस्क यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है जब इस तरीके का मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है जी। फिर पब्लिक डेट के बारे में ही बात करें तो लार्जली आपका ओन किया जाता है किसी द्वारा इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स, जैसे कि आपके बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, प्रोविडेंट फंड्स हो गए। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी ऐसी सिक्योरिटीज रहती हैं यही इंस्टीट्यूशंस उन्हें बाय करते हैं, जिसके चलते सरकार को थोड़ा बहुत पैसा मिलता है कि थोड़ी रिटर्न यहाँ पर फिक्स कर दी जाती है कितने परसेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। बट इन सभी इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पर इंकरेज किया जाता है कि ऐसे टाइम पे ऐसी सिक्योरिटीज को ज़्यादा बाय किया जा सके। बट रिसेंटली जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई है, जो बहुत ही एक इंस्ट्रूमेंटल एक हम कह सकते हैं पॉलिसी चेंज यहाँ पर रखा गया है, जिसके चलते मिडिल क्लास और जो आपके स्मॉल बिजनेसमैन हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो इसी के ही चलते आपको एक गिल्ट अकाउंट के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, कि जिस एक ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर तैयार किया गया है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिसमें 10,000 की जा सकती है और मैक्सिमम 2 करोड़ की जा सकती है हर एक सिक्योरिटी पर। अब इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स सरकार द्वारा लागू किया जाते हैं, उन्हें एक्सेस किया जा सके सेकेंडरी मार्केट के थ्रू, किसके थ्रू किया जाएगा, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ठीक है जी, जो कि आरबीआई का एक ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है कि अब इंडिविजुअल्स भी आपके इस तरीके की सिक्योरिटीज़ को वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स आइडिया था किस तरीके से यहाँ पर अभी तक आपका डेट रहा है, किस तरीके से पब्लिक डेट आपका इस तरीके से रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट फाइनेंसिस के बारे में, स्टेट के फाइनेंसेस यहाँ पर क्या कहते हैं, तो बेसिकली जो आपका नेट बोरोइंग सीलिंग्स हैं स्टेट्स की, वो एनहांस कर दी गई थी 5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट्स फॉर द ईयर 2020-2021 और 4% रखी गई थी जीएसडीपी ऑफ द स्टेट्स फॉर 2021-2022। ठीक है जी। इससे रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं आपकी बॉक्स 3 में उसे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मेजर डेफिसिट और जो आपके डेट इंडिकेटर्स हैं स्टेट्स के, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट आपको यहाँ पर बताया गया है, डेफिनेटली इस पीरियड में हाइक करना ही था, अब और थोड़ा ये हम कह सकते हैं नीचे आने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट आपका कितना है विद द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है जी। अब इन एडिशन टू दैट जो आपकी नेट बोरिंग जो सीलिंग्स यहाँ पर फिक्स की गई हैं स्टेट्स की, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है कि जो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड एडिशनल बोरिंग्स की जाएंगी स्पेस ऑफ अराउंड 0.5% जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है, किसके लिए, पावर सेक्टर के लिए। अब ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्यों रखा गया है कि एक एडिशनल बोरिंग स्पेस यहाँ पर क्रिएट करने की बात क्यों की गई है, ताकि जो ऑपरेशनल और जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है इस पर्टिकुलर सेक्टर की, पावर सेक्टर की हर एक स्टेट में, उसे यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है जी। अब वैसे ही जैसे आपके टैक्स रेवेन्यूज़ का स्टेटस देखा गया था केंद्रीय सरकार के लिए, तो स्टेट के लिए जो आपके टैक्स रेवेन्यू और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो एंटिसिपेट किए गए हैं कि वो 28.5% यहाँ पर ग्रो करेंगे एंड 36% रिस्पेक्टिवली ओवर जो आपके रिवाइज एस्टीमेट थे 2020-2021 के। ठीक है जी। अब वहीं पर ही जो आपके स्टेट फिस्कल पॉलिसी है, अब वहाँ पर कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है
वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ ज़्यादातर जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंटिन्यू की है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर 2021-2022। तो इससे रिलेटेड जितने भी स्टेप्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, वो आपके बॉक्स 3 में ही मेंशन किए गए हैं। तो उसी तरीके से फिजिकल इंडिकेटर्स जो स्टेट्स के यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, टैक्स रेवेन्यू किस तरीके के, नॉन टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरीके से, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके से, वो यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। रिवाइज एस्टिमेट्स और 2021 जो आपका 2021 का फिजिकल ईयर था, 2021-22 का जो आपका फिजिकल ईयर है, उसके जो बजट एस्टिमेट्स हैं उन दोनों को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। और वही चीज़ें यहाँ पर भी दिखा रहा है कि 19-20 का जो आपका समय था, या फिर हम कह सकते हैं 20-21 का जो आपका समय था, कि उस दौरान कुछ कंपोनेंट्स में जैसे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है कि वहाँ पर ग्रोथ आपकी नेगेटिव विटनेस की गई है, आगे विटनेस किया जा रहा है कि आपका 36% ग्रो करेगा। तो ऑलमोस्ट आपके पैरामीटर सेम ही हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अब ये जो बेसिक सी बात रखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है आपके लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेन चीज़ें यहाँ पर क्या रखी गई हैं, क्या मेजर्स लिए गए हैं सेंटर द्वारा कि वो स्टेट्स को सपोर्ट करें 2021-2022 के टाइम पीरियड में। कि पहली बात, एनहांस्ड लिमिट ऑफ बोरिंग फॉर द स्टेट्स। तो जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था, उसके चलते एडिशनल बोरिंग लिमिट आपकी यहाँ पर सेट की गई थी 2% की ऑफ द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, कि जो आपका जीएसडीपी वहाँ पर रहेगा, जो कि स्टेट्स को वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें जो आपका एडिशनल 2% की जो बोरिंग यहाँ पर अलाउ की गई है, इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 0.5% की, वो सब बेसिकली अनटाई की गई है सभी स्टेट्स के लिए। सेकंड पार्ट जो है, जो कि आपका 1% का है, वो आपका सब्जेक्ट किया गया है टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 स्पेसिफिक स्टेट लेवल रिफॉर्म्स। ठीक है जी, हर एक रिफॉर्म का 0.25% का यहाँ पर वेटेज रखा गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को यहाँ पर प्रमोट करना है, उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स यहाँ पर लेके आने हैं कि पूरी प्रोसेस को यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। अर्बन लोकल बॉडी और यूटिलिटी रिफॉर्म्स यहाँ पर लेके आने हैं, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स यहाँ पर लेके आने हैं। तो इन सभी पर ही आपका 0.25% का बेसिकली हर एक रिफॉर्म को 0.25% ऑफ द जीएसडीपी यहाँ पर एलोकेट किया गया है। ठीक है जी, जो बाकी का आपका 0.5% ऑफ द जीएसडीपी है, जो कि पहले आपका लिंक था ऑन द कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4 above mentioned reforms, तो वो अब आपका अनटाई कर दिया फॉर द स्टेट्स चूजिंग ऑप्शन 1 टू मीट द शॉर्टफॉल अराइजिंग आउट ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। कि जो जब जीएसटी इंप्लीमेंट किए गए, उस तरीके की जो अर्निंग्स जो स्टेट की पहले होती थी वो नहीं हो पा रही थी। अब किस स्टेट्स ने किस तरीके से आपकी इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये तो थी कहानी आपकी 2020-2021 की। 2021-2022 के लिए यहाँ पर क्या रखा गया है, 4% का आपका रखा गया है जीएसडीपी का सभी स्टेट्स के लिए, आउट ऑफ द नेट बोरिंग सेलिंग्स जो कि यहाँ पर रखी गई है 4% की सभी स्टेट्स के लिए। 0.5% आपका यहाँ पर ये मार्क किया गया है इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि स्टेट्स द्वारा इनकर किया जाएगा 2021-2022 में। और इसके लिए आपका टारगेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का फिक्स किया गया हर एक स्टेट के लिए। अब इंक्रीमेंटल बोरिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए यहाँ पर आपको कंडीशंस रखी गई हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में आपको 15% अचीव करना है, सेकंड क्वार्टर में आपको 45% अचीव करना है, 70% आपको वहाँ पर थर्ड क्वार्टर तक, और 100% आपको 31 मार्च 2022 तक वहाँ पर अचीव करना है। फिर उसके अलावा लोन दिया गया स्टेट्स को इन लिeu ऑफ जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल की, वहाँ पर जो उन्हें जितनी अर्निंग्स होती थी उतनी नहीं हो पा रही थी। फिर आपकी स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि केपेक्स का जो आपका इसके बढ़ाने के लिए कि कैपिटल एसेट्स आपके तैयार किए जा सकें, तो उसके लिए आपकी एक स्पेशल स्कीम यहाँ पर रखी गई थी स्टेट्स के लिए, जिसमें बात रखी गई थी कि 11,830 करोड़ के यहाँ पर बात रखी गई थी कि 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन के तरीके से आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बट ये थी आपकी 2020-2021 की। उसके बाद इसे एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल और विद एलोकेशन ऑफ 10,000 करोड़। अब ये जो स्कीम है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए 3 पार्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। पार्ट 1 में आपके 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसके अलावा जो आपके हिल स्टेट्स हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के, वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। उसके अलावा पार्ट 2 में आपके जो बाकी स्टेट्स हैं जो कि पार्ट 1 में इंक्लूडेड नहीं है, वो यहाँ मेंशन किए गए हैं। पार्ट 3 आपका है इस फॉर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि प्राइवेटाइजेशन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट पर काम कर रहे हैं ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड मोनेटाइजेशन एंड और या फिर रिसाइकलिंग ऑफ एसेट्स, कि जो एसेट्स आपके ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं उसमें पीपीपी मॉडल इंक्लूड करते हुए, जैसे जो हमारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का प्रोग्राम रखा है कि स्टेट्स भी उसी एक रोड मैप को फॉलो करते हुए आपके इस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ पर कंडक्ट करें। ठीक है जी, तो ये बेसिक से जो बॉक्स है जिसमें आपको सभी चीज़ें बताई गई हैं, किस तरीके के मेजर्स लिए गए हैं केंद्रीय सरकार द्वारा स्टेट्स के लिए, तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
फिर वहीं एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ आता है जहाँ पर ट्रेंड्स दिखाता है आपके जनरल गवर्नमेंट डेट और डेफिसिट्स के, कि ओवरऑल यहाँ पर क्या कहानी है, किस तरीके से आपका ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है, ग्रॉस रेवेन्यू डेफिसिट है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ किस तरीके से हैं हमारी जनरल गवर्नमेंट की। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स आइडिया है, वही चीज़ें यहाँ पर विटनेस की गई हैं जैसे कि आपके बाकी ग्राफ्स में देखी गई हैं कि 2020-2021 के जो एस्टिमेट्स, जो रिवाइज एस्टिमेट्स कहते हैं कि उसमें डेफिनेटली आपका स्पाइक आया है। उसके बाद जो आपका अगले वाला जो बजट एस्टिमेट्स है वहाँ पर आपका थोड़ा डाउनफॉल देखा गया, जो कि आगे भी एक एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि डेफिनेटली एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री वहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है जी, अब पॉलिसी मेजर्स जो कि बेसिकली लिए गए हैं टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि पहली बात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की ये आपका 2016 में सेटअप किया गया था कि जितने भी परचेज होनी ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड डे टू डे गुड्स वो आपके इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू की जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि एक तरीके से आपको थोड़ा टेबल भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, बहुत अच्छे से आपके नोट्स का ही मटेरियल आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है कि प्रोसेस ऑफ इन्विटेशन बिड्स पहले कैसी थी, मैनुअल प्रोसेस थी, अब आपकी कंप्लीटली ऑनलाइन है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं, मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है, कॉन्टैक्ट लेस है, पेपरलेस है, कैशलेस है, टाइम बाउंड पेमेंट्स है, रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई है इस पर्टिकुलर जीएम के थ्रू, जेम के थ्रू। फिर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंडर्स किस तरीके से की ऑथेंटिकेशन आपकी यूजर्स की होगी, एपीआई इंटीग्रेशन विद द रिस्पेक्टिव डोमेन डेटाबेसेस की जिस डोमेन से वो बिलोंग करते होंगे। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बेसिक सा डिफरेंस पता होना जरूरी है, किस तरीके से जो आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसने आपके पूरे प्रोसेस को यहाँ पर चेंज किया है, पूरे प्रोसीजर को यहाँ पर चेंज किया है। तो वैसे ही आपको एक प्राइस का बॉक्सेस भी दिया गया है कि जो आपके अमेजोन जैसे एक आपका ई मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलती हैं, कि उसके साथ कंपेयर करते हुए वो सेम प्राइस, जो सेम कमोडिटी है या सेम जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना सस्ते में आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सरकारी एक्टिविटीज़ के लिए मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये सारी आपको डिटेल यहाँ पर दी गई थी, है सच है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर यहाँ पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ बात रखी गई है कि बेसिकली जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो इशू किए जाते हैं या जितने भी आपके इस तरीके के बिल्डिंग्स हाईवेज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर दिए जाते हैं, तो ये आपका किया जाएगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल एज पर द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के। इसमें आपके बेसिकली एक हम कह सकते हैं 3 मेथड्स रखे गए हैं सिलेक्शन के लिए, लीस्ट कॉस्ट सिस्टम, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन एंड सिंगल सोर्स सिलेक्शन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट। की लीस्ट कॉस्ट सिस्टम क्या है, एक 2 स्टेप कंसेक्यूटिव इवैल्यूएशन सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है जहाँ पर जो बिडर रहेगा विद द लोएस्ट फाइनेंशियल बिड अमंग दोज जो कि एक मिनिमम टेक्निकल इवैल्यूएशन को वहाँ पर पास करेंगे, वही यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे, कोई वेटेज नहीं दी जा रही ऑफ द टेक्निकल स्कोर इन द फाइनल इवैल्यूएशन। फिर आपका क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पर रखी गई है कि बिडर आपका सिलेक्ट किया जाएगा दोनों ही टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल्स के आधार पर। फिर आपको जो सिंगल सोर्स सिलेक्शन है कि जिसके चलते इन विच 2 और मोर वेंडर्स आपके अप्लाई कर सकते हैं कमोडिटी के लिए, किसी टेक्नोलॉजी के लिए एंड और परफॉर्म द सर्विसेज रिक्वायर्ड, बट जो स्टेट एजेंसी रहेगी वो सिलेक्ट करेगी सिर्फ एक वेंडर को ओवर द अदर्स, रीजंस सच एज एक्सपर्टीज वहाँ पर कंसिडर की जा सकती है, या फिर जो इस तरीके के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है वो भी वहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है जी। अब 2021 में देखा गया किस तरीके की लिमिटेशंस यहाँ पर हैं जो कि आपको यहाँ पर मेंशन भी की गई हैं, किस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा आपका ये जो प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो एक नई गाइडलाइंस आपकी अक्टूबर 2021 में यहाँ पर इशू की गई। तो कुछ इसमें की चेंजेस किए गए कि जो आपका QCBC है वो आपका वर्क्स और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाएगा। फिक्सिंग ऑफ इवैल्यूएशन क्वालिफिकेशन स्कोरिंग क्राइटेरिया अंडर QCBC फॉर वर्क्स एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस रखी गई हैं पेमेंट्स के लिए कि आपकी पेमेंट्स बिल्कुल टाइम टू टाइम होनी चाहिए, 75% आपके जितने भी जब बिल्स वहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं उसके 10 दिन के अंदर हो जाए, बाकी का जो आपका बचता है वो 28 दिन के अंदर इंस्पेक्शन करते हुए फिर वहीं पर फाइनल चेकिंग के बाद आपकी पेमेंट की जाए। सिंगल बिड रिजेक्शन का यहाँ पर प्रोसीजर रखा गया है कि सिंगल बिड ही आपकी कंसिडर की जाएगी एज वैलिड प्रोवाइडेड दैट द प्रोक्योरमेंट जो है वो आपकी सेटिस्फैक्ट्री एडवर्टाइज है। फिर आपका फिक्स बजट बेस्ड सिलेक्शन भी रखी गई है कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए कि, और इसे सभी चीज़ों को यहाँ पर एक छोटे से बॉक्स में यहाँ पर कंपाइल कर दिया कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट के, कि लीस्ट कॉस्ट सिस्टम आपका कौन से किस तरीके की सर्विसेज में वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, फिर क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, सिंगल सोर्स सिलेक्शन कहाँ यूज़ किया जाएगा, फिक्स बजट सिलेक्शन कहाँ पर यूज़ किया जाएगा। कुछ आपके ऑलरेडी ही GFIR 2017 में इंक्लूडेड थे और जो आपके 2021 में इंक्लूड किए गए हैं वो आपके डबल टिक से यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा एक एनेक्स यहाँ पर एनेक्सचर आपको दिया गया है कि डायरेक्ट टैक्स मेजर्स किस तरीके के लिए गए हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कंपाइलेशन है जो कि आप इजीली चीज़ें पढ़ सकते हैं और ये चीज़ें काफ़ी बार ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुकी होंगी आपकी क्योंकि पुरानी बातें हैं। उसके अलावा कि फेसलेस
प्रोसीजर्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, उसके चलते आपका फेसलेस असेसमेंट स्कीम यहाँ पर रखी, फेसलेस अपील स्कीम आपकी यहाँ पर रखी, फेसलेस पेनल्टी स्कीम 2021 की यहाँ पर रखी। ठीक है जी। फिर वहीं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए क्या यहाँ पर चेंजेस लाए गए, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो कि बहुत ही एक शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में आपको प्रोवाइड की गई हैं। जनरली अगर हम इन्हें कवर करने लगे हर एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो जनरल सा आइडिया इस पूरे डॉक्यूमेंट को, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का क्या था कि किस तरीके से जो हमारी सरकार की फिजिकल कंडीशन क्या रही है, किस तरीके की फिजिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, क्या हमारा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है, किस तरीके से हमारा फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर दिखाता है, क्या पेंडेमिक की वजह से किस तरीके से असर पड़ा है अलग अलग पैरामीटर्स पर, स्टेट्स को किस तरीके की आपकी वहाँ पर हम कह सकते हैं एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है केंद्रीय सरकार द्वारा। तो ये सभी चीज़ें आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेंशन की गई हैं, जो कि दोनों ही प्रीलिम्स एज वेल एज आपकी जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। दो चीज़ों का होमवर्क दिया था आपको, जो नेरामैक है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, और साथ साथ 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या नई चीज़ें वहाँ पर रखी थी जो कि 14th फाइनेंस कमीशन ने वहाँ पर नहीं रखी थी, कि नई चीज़ें क्या थी। तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं ईजिली आप, अगर आपने लेक्चर अटेंड किए होंगे स्लीपी क्लासेस के पहले वाले, जहाँ पर आपको पूरा 15th फाइनेंस कमीशन अच्छे से करवाया गया था, तो बहुत ईजिली आप इस पूरे इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिक्स आइडिया आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया हो। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड सेम ही है, बीच बीच में जो चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में जो बात की गई है कि खर्चा उन स्कीम्स पर हुआ है, तो डेफिनेटली अगर सरकार ने खर्चा किया है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं वो स्कीम्स, कि कहीं ना कहीं यूपीएससी उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब जो सब्सिडी की बारे में ही बात करें कि सब्सिडी पे पहले बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, जो आपका नया बजट आया है उसमें आपकी फूड सब्सिडी पर कटौती कर दी गई है, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी, टोटल सब्सिडी का जो आपका सेक्शन है उसमें से कटौती कर दी गई है। उसके ऊपर भी आपको मेन से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इसमें जो डिसीजन लिया गया है क्या ये सही है, क्रिटिकली डिस्कस कीजिए। तो ये सभी चीज़ें कब क्लियर होंगी, जब हम सरकार द्वारा जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए जाते हैं, जब हम उन्हें अच्छे से कवर करें। तो एक बार अच्छे से आप फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उसे भी एक बार देखिए अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर कवर की गई हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए कि पूरा डॉक्यूमेंट है, समरी आपको वैसे कहीं पे भी मिल जाएगी, बट जनरली जब आप डॉक्यूमेंट खुद से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आती है और चीज़ों को आप समझ पाते हैं। समरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जो फैक्ट्स रखे होंगे वो आपको क्रैम करने पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं फैक्ट आपसे पूछ लेना चाहिए। ठीक है जी। तो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।